Welcome back, dear students. This is Dharamveer Singh, biology faculty of your school. Students, today we will going to discuss about chapter 4 of class 12th biology, that is reproductive health. Reproductive health. Okay, so if we going for the definition of the reproductive health, then the simple and brief description is reproductive health is the healthy reproductive organs with normal functions. If you give a brief description or brief definition, then reproductive health is defined as healthy reproductive organs with normal function. But WHO बेटा क्या किया, WHO define reproductive health in a broad perspective. Everyone knows about the WHO. बेटा WHO क्या है? It is an organization that is known as World Health Organization. तो बेटा WHO ने क्या डिफिनेशन दिया? WHO define reproductive health is as total well-being of social, physical, emotional and behavioral. बेटा क्या किया, इन्होंने 4 मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया. द टोटल वेलबींग ऑफ सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? इफ अ पर्सन इज सोशली, फिजिकली, इमोशनली एंड बिहेवियरली फिट और वेल, देन इट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्दी. तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्दी बोलेंगे. एंड द सोसाइटी दैट कंटेन्स सच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पीपल्स इज नोन एज द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. ऐसी सोसाइटी को हम बेटा क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. ओके, so the next thing is that this whole chapter categorized into 5 different part. बेटा क्या किया गया है? NCERT ने इस चैप्टर को 5 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है. एंड एवरी पार्ट इज ए टॉपिक और हर एक पार्ट एक कॉन्सर्न टॉपिक है. वी विल डिस्कस एवरीथिंग. And first of all, I am going to discuss about all the parts of the chapters. Okay, बेटा इस चैप्टर के जितने भी पार्ट हैं उनके सारे के बारे में हम पहले एक बार डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन देम वन बाय वन, और उसके बाद में एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ problems and strategies. Second one is population explosion and birth control. Third topic is medically termination of pregnancy. Fourth is sexually transmitted infections. एंड लास्ट वन इज इनफर्टिलिटी. लास्ट टॉपिक क्या होगा हमारा?
infertility. Those peoples or those couple that are unable to produce young ones are called as non-fertile or infertile. Why this happens बेटा, ऐसा क्यों हो जाता है? Because their reproductive organs are unable to be function normally. क्योंकि उनका reproductive organs जो मेल या फीमेल reproductive organs है उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई दे आर बिकम स्टेराइल एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इनफर्टिलिटी, और इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी बोलते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज. बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उसके या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई. सो we have discussed the definition of reproductive health, and now I am going to discuss about the different type of programs that our government of India launches for the reproductive health. So everyone knows that India is the first country among the world. बेटा एक इंडिया अकेला कंट्री था वर्ल्ड के अंदर that first time think about this topic, जिसने सबसे पहली बार इसके बारे में सोचा. and in 1951 और सोचने के बाद 1951 first time initiate an action plan. first time initiate an action plan on. बेटा एक एक्शन प्लान बनाया, एक्शन प्लान ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. पहली बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर किसी कंट्री ने एक एक्शन प्लान तैयार किया था, एंड दिस एक्शन प्लान वाज नेम एज फैमिली प्लानिंग. और इसको क्या नाम दिया गया? फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग सम टाइम इट्स वर्क, कुछ टाइम इसने वर्क किया, बस आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लोगों का इसके अंदर से इंटरेस्ट हटता गया और इसका जो काम था वो सही से नहीं चल पाया, या इसने सही से काम नहीं किया, सही से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका. तो क्या हुआ बेटा, 1951 से लेकर के 1997 तक 46 ईयर्स में इसने वो अच्छे से अपना गोल नहीं अटेन किया, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जिसके लिए इसको बनाया गया था. तो बेटा क्या हुआ, 1997 में इस प्रोग्राम को फिर से रिफॉर्म किया गया और ऐसा बोल सकते हैं इम्प्रूव करके एक नए नाम के साथ में लॉन्च किया गया, एंड दिस प्रोग्राम वाज RCH. इस प्रोग्राम का बेटा नाम रखा गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो 1997 के अंदर लॉन्च किया गया. बेटा इसको लॉन्च करने के पीछे मेन मोटो ये थे, वी अवेयर द पीपल्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया अबाउट द मिथ्स एंड द good uses of the medical facilities at the time of the pregnancies, during the if any person caused with the sexually transmitted diseases. अगर किसी को कोई डिसीज़ हो गया है प्रेगनेंसी के टाइम, पहले लोग घर वगैरह में गांव वगैरह में ही रहते थे, उसमें प्रॉब्लम्स ये आती थी बहुत लोगों के घर में डिलीवरी के बाद में या तो सीवियर ब्लड लॉस होने से कि मदर की डेथ हो जा रही थी, या तो कभी कभी ऐसा हो जा रहा था कुछ ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स होती हैं बच्चे के अंदर, तो डॉक्टर्स मेडिकली क्या करते हैं, उनको मेडिकली सपोर्ट देते हैं थ्रू द वेंटिलेटर्स, और ऐसी प्रॉब्लम्स को कुछ दिन के बाद जब बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव करता है तो वो सही हो जाती हैं. लेकिन घरों में गाँव में ये प्रॉब्लम्स थी, उनको कोई मेडिकल सपोर्ट तो मिल नहीं पा रहा था. तो उस टाइम हो क्या रहा था, चाइल्ड डेथ रेट, ये जिसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसको मदर का डेथ बोलते हैं, ये बहुत हाई था कंट्री के अंदर. तो इन सब के ऊपर लोगों को अवेयर करने के लिए RCH ने क्या किया, बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ में मिल कर के कुछ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया गया और उनको घरों घरों में भेजा गया फॉर द वी कैन से दैट अवेयरनेस. लोगों को अवेयर करने के लिए घरों तक भेजा गया और उसका रिज़ल्ट भी आया. का रिज़ल्ट ये आया कि इंडिया में एकदम से MMR मीन्स मदर मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ. मीन्स क्या हुआ, MMR और IMR
का रेट एकदम से घटा भी। क्या हुआ, लोगों ने मेडिकल एसोसिएटेड मेडिकल असिस्टेड प्रेगनेंसीज करना स्टार्ट कर दी। जो लोगों के अंदर कुछ मिथ्स थी उनको दूर किया गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे ऑडियो विजुअल क्लिप्स के हेल्प से, बहुत सारे बैनर्स के हेल्प से लोगों को अवेयर किया। एडवर्टीजमेंट टीवी के अंदर, टेलीविजन के अंदर, रेडियो के अंदर बहुत सारे क्या किए, एडवर्टीजमेंट करवाए। उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। अवेयरनेस के अंदर क्या हुआ, लोगों ने फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने सोचा कि जितना छोटा फैमिली होगा उतना हम अच्छे से अपने बच्चों को प्रिपेयर कर पाएंगे, आगे के लिए उनकी केयर कर पाएंगे। इन चीज़ों को देखते हुए ये माना गया कि RCS का जो मोटो था, जो इसको काम दिया गया था, उसने वो काम कर लिया है। उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में बेटा क्या हुआ, अब हमारे पास अच्छा सा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं था। बहुत सारे थे, लेकिन इसके ऊपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया लखनऊ में CDRI ने। क्या, CDRI ने सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर वर्क स्टार्ट किया। बेटा क्या था, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंडिया के अंदर थे, बट दे आर स्टेरॉयडल। सारे के सारे स्टेरॉयडल पिल्स थे, और स्टेरॉयडल पिल्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। सो वी हैव टू नीड अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विद एन आइडियल मैनर, जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो दैट हैव वेरी लेस साइड इफेक्ट, जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम हो और वो कंप्लीट इफेक्टिव हो, इफेक्टिव भी हो और साइड इफेक्ट भी कम हो। दैट्स वाई CDRI ने बेटा इसके ऊपर वर्क किया, और सबसे पहली बार 1991 में उसने लॉन्च किया अपना पहला नॉन स्टेरॉयडल, जो वर्ल्ड का पहला नॉन स्टेरॉयडल, 1 सेकेंड, नॉन स्टेरॉयडल, जो वर्ल्ड का पहला नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल था, एंड गिवन द नेम सहेली, और इसको बेटा क्या नाम दिया गया, सहेली नाम दिया गया। सहेली वाज द फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे पहला नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल था। तो अब क्या हुआ बेटा, इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने वर्क किया और इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का फ़ायदा भी मिला लोगों को कि क्या हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट बहुत नीचे चला गया। लोगों के अंदर जागरूकता आई, उन्होंने फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके थ्रू एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई बेटा, जब अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिला लोगों को, अच्छा लिविंग कंडीशंस मिली, तो जब मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है, लिविंग कंडीशन अच्छा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छा है, इंडिया वगैरह का इन्वायरमेंट भी रहने के लिए सबसे अच्छा है, हर टाइप का मौसम हमारे यहाँ होता है, हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मीन्स हर तरीके की फसलें होती हैं। दैट्स वाई व्हाट हैपेंस, सच टाइप ऑफ कंट्री आर प्रोन टू बी एक्सप्लोजन इन द पॉपुलेशन। क्या हुआ, अचानक से हमारे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का ड्रास्टिक इंक्रीमेंट हुआ, एंड दिस इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब एकदम से बहुत कम टाइम में एक अनचाहा एक्सप्लोजन होता है पॉपुलेशन के अनचाहा इंक्रीमेंट होता है पॉपुलेशन के अंदर, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हमारा अगला टॉपिक होगा, द सेकेंड टॉपिक इज, वन थिंग इज लेफ्ट हियर। बेटा क्या हुआ, इन सब चीज़ के अलावा, इन सब बातों के अलावा भी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ डायग्नोस्टिक टूल भी बनाए कि जो डेवलपिंग बेबीज़ हैं, मदर के यूटेरस के अंदर डेवलपिंग बेबीज़ हैं, क्या इनके अंदर कोई डिसीज़, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं जा रहा जो पेरेंट्स से, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सम ऑफ द बेबी कैरी सम जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसा तो नहीं है कि बेबी के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जा रहा है, दैट द टेक फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो क्या हो सकते हैं, वो डायबिटीज़ हो सकती थी, वो डाउन सिंड्रोम हो सकता था, बेटा डायबिटीज़ हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, और कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकती है। कहीं कुछ ऐसे कंडीशंस तो नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ, एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया गया। फॉर दैट गवर्नमेंट इनिशिएट अ डायग्नोस्टिक टूल। बेटा ये डायग्नोस्टिक टूल के थ्रू क्या होता था, बच्चे के अंदर क्या होता था, मदर के यूटेरस में जो डेवलपिंग बेबी है वो एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है। किसके अंदर बेटा बंद होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन।
एंड दिस एमनियोटिक मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड, और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर बेटा क्या भरा हुआ होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। बेटा क्या किया गया? डॉक्टर्स ने विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला, इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला और इसका एग्जामिन किया। दैट्स वाई दिस डायग्नोस्टिक टूल इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। इसलिए बेटा इसको क्या नाम दिया गया? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के थ्रू बेटा क्या होता था? जो मदर के यूटेरस में डेवलपिंग बेबी होता था, उसका जो डेवलपिंग फीटस होता था, वो एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है और इस एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको निकालते हैं। उसे होता क्या है? दिस एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स सम ऑफ द सेल्स ऑफ द बेबी। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चे की कुछ सेल्स चली आती हैं, और जब उन बच्चों की सेल्स का हम एग्जामिन करते हैं तो बेटा सेल्स के अंदर सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम मीन्स डीएनए होगा न्यूक्लियस के अंदर। और जब इस डीएनए को एग्जामिन करेंगे सो दैट डीएनए कंटेन्स 20 to 30,000 ऑफ जीन, और जब इन जीन्स को एग्जामिन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसा तो कोई जीन नहीं आ गया है जो डिफेक्टिव हो, ऐसा तो कोई जीन नहीं है जो इन डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई जीन आ गया है, तो हम ऐसे बेबीज़ को बोलते हैं ये अनरिलेटेड हैं या डिफेक्टिव हैं, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है। और सिंपली गवर्नमेंट बोलती थी कि इनको अबॉर्ट करवा देना चाहिए। क्या बेटा करवा देना चाहिए? एबॉर्ट। ऐसे बच्चों का एबॉर्शन करवा देना चाहिए। ये लीगल था, इट वाज लीगलाइज्ड। बट क्या हुआ बेटा? लोगों ने एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ करना शुरू किया। मिसयूज़ करना क्या शुरू किया? जब एमनियोसेंटेसिस होती है देन डॉक्टर्स आल्सो कम टू नो अबाउट द सेक्स। बच्चे का सेक्स डिटरमाइन हो जा रहा था। इससे क्या हो जा रहा था? सेक्स डिटरमाइन हो जा रहा था। ये कंफर्म हो जा रहा था दैट डेवलपिंग बेबीज बेबी बॉय और बेबी गर्ल। लोगों को ये पता चल जा रहा था दैट पर्टिकुलर डेवलपिंग बेबीज बेबी बॉय और बेबी गर्ल, when the baby boy, when the developing baby is baby girl, then number of the families, what happens, what have to do, they simply abort these baby girls, and this condition is known as female foeticide। और बेटा इसको क्या बोलते थे? फीमेल। जो फीमेल बच्चे को फोटिसाइड, फेटस कंडीशन में ही मार देना, फीमेल बेबी को फेटस कंडीशन में ही, अनडेवलप्ड कंडीशन में ही मार देना, फीमेल फोटिसाइड बोला गया। दैट्स वाई एमनियोसेंटेसिस को टोटली इलीगल कर दिया गया। अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा करता है कि वो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है और मदर और फादर को बताता है, देन टोटली इलीगल इन इंडिया। अब ये इंडिया के अंदर इलीगल हो चुका है और गवर्नमेंट ने इसको इलीगल कर दिया है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। और आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंड सेकंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बेटा अपना सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। So our next topic is population explosion and birth control। क्या हुआ बेटा? पहले हमने पॉपुलेशन को बढ़ाई और उस बढ़ाने के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हमने क्या कहा लोगों से? आप बर्थ कंट्रोल करिए। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन ऐसी ड्रास्टिकली बढ़ती चली जाएगी और उससे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? जब बेटा एक घर के अंदर 4 लोगों के रहने की जगह है और वहाँ पे 15 लोग हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स स्पेस की आएगी। पहली बात तो जगह नहीं मिलेगी लोगों को रहने के लिए। सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगी? उनको सही से फूडिंग नहीं मिलेगी, फीडिंग नहीं मिलेगी, सही से खाना पीना अच्छे से नहीं मिल पाएगा। अगर 4 लोग होते तो सही से खा पी लेते। फिर उनके बच्चे होंगे तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्लॉथिंग में प्रॉब्लम आएगी। डिसीज़ होंगी, अगर एक को बीमारी फैलेगी तो ज़्यादा लोगों को फैल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब पास पास में रहेंगे, बहुत ज़्यादा घनी आबादी होगी तो बीमारियां फैलेंगी। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पॉपुलेशन हमारी पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब क्या होना चाहिए? बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बर्थ कंट्रोल। तो हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऐसा हुआ क्यों?
ऐसा हुआ इसलिए, हम अगर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इन 1900 एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है, इन 1900 में बेटा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था, वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रॉक्स वो कितनी थी, अप्रॉक्स 2 बिलियन, लगभग 2 बिलियन थी, 2 अरब के करीब थी। एंड इंडियन पॉपुलेशन इन 1947 व्हेन इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, देन इंडियन पॉपुलेशन बेटा तब कितनी थी, ये अप्रॉक्स 350 मिलियन, मतलब अगर हम बोले थे 35 करोड़, तब इंडिया की पॉपुलेशन बेटा कितनी थी, लगभग 35 करोड़ थी। बट क्या हुआ, इसके बाद में एकदम से मेडिकल रिवॉल्यूशन आया, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई, लिविंग कंडीशन अच्छी हो गई, लोगों ने अच्छे से रहना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, अगर कोई पेंडेमिक आती थी, अगर कोई महामारी आती थी, तो पूरे घर के घर, गांव के गांव ख़त्म हो जाते थे। लेकिन उसके बाद जब रिसर्च होना हुआ मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, रिसर्च स्टार्ट हुई, मेडिसिन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई, तब डॉक्टर्स ने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनाई जिससे लोगों की जान बचाई जाने लगी। तो इसका इम्पैक्ट हुआ, अच्छा इफेक्ट ये हुआ कि लोग बच रहे थे, लेकिन उसका एक बुरा इफेक्ट ये हुआ, लोगों ने सोचा नहीं और पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। तो हुआ क्या, 2000 तक आते आते 2000 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था, इन 2000 वर्ल्ड पॉपुलेशन बेटा कितना था, लगभग ये कितना हो गया जाकर के 6 बिलियन, कितना हो गया 6 बिलियन। और जो इंडियन पॉपुलेशन था इन 2000, इंडियन पॉपुलेशन वो बेटा लगभग कितना हो गया 1 बिलियन, 1 बिलियन। तो ऐसा बोल सकते हैं एवरी 6th पर्सन, जो बेटा 6th पर्सन था, अगर कहीं भीड़ खड़ी कर दी जाए दुनिया के लोगों की बुला करके, हर एक छठा इंसान वो कौन होगा, वो इंडियन होगा, वो इंडियन होगा। तो इंडिया के लिए बेटा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था कि हमने क्या किया, हमने लगभग 53 साल में अपनी जो हमारा जो पॉपुलेशन था उसका 2.5 गुना हमने कर दिया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, उस टाइम जो इंडिया का नॉर्मल ग्रोथ रेट था, द ग्रोथ रेट एट 1.7%, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था 1.7%, मतलब बेटा क्या था, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं कि हर 1000 पे हर साल 17 लोग बढ़ जा रहे थे, हर 1000 लोगों पे हर साल 17 लोग बढ़ जा रहे थे। मतलब आगे आने वाले 33 साल में, आगे आने वाले मीन्स ये क्या था, इंडिया का ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, कौन सा बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मतलब ये है कि 1000 पे 17 लोग पर ईयर हर साल बढ़ रहे हैं। 33 साल में बेटा क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन एक बार फिर से डबल हो जाएगी, पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि 2000 में अगर हमारे पॉपुलेशन कितना है बेटा 1 बिलियन है, तो 2033 तक जाते जाते हमारा पॉपुलेशन 2 बिलियन हो जाता। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया, और अवेयर करने के साथ साथ में कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के ऊपर भी रेवोल्यूशन आया, और गवर्नमेंट ने बोलना स्टार्ट किया, इफ़ यू यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स देन यू मेंटेन अ स्मॉल फैमिली। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को यूज़ करेंगे, बर्थ कंट्रोल करेंगे, तो आपका फैमिली स्मॉल साइज़ का होगा, और स्मॉल फैमिली ऑलवेज वी नो दैट हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। ऐसा गवर्नमेंट ने इस टाइप के कोट्स लिखना स्टार्ट करे, दीवारों पे बैनर्स लगा लगा के, उसके अंदर जैसे हम दो हमारे दो, इस टाइप की बातें गवर्नमेंट ने बताना शुरू करा लोगों को, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता था कि अगर छोटा परिवार होगा, कम बच्चे घर में होंगे, तो उन बच्चों का केयर अच्छे से कर पाएंगे। ये हमारी गवर्नमेंट ने बताया लोगों को। तो उसके बाद में क्या हुआ बेटा, इन सब चीज़ों के बाद में गवर्नमेंट सबसे पहला जो मेन फोकस किया, गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। किसके ऊपर बेटा, बर्थ कंट्रोल के लिए किसके ऊपर फोकस किया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का बेटा मेन मतलब क्या होता है, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। मीन्स एक लिमिटेड फैमिली होनी चाहिए, कि किसी अगर 2 कपल्स हैं
मेल एंड फीमेल, तो उनके अगर 2 बच्चे हैं तो क्या रहेगा, वो पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा। लेकिन कुछ अच्छी फैमिलीज़ थी जिन्होंने सोचा कि हाँ हमारे पास अगर 1 बच्चा होगा तो हम उसका केयर अच्छे से कर पाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बर्थ कंट्रोल के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स की। किसकी बेटा बात करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करके गवर्नमेंट ने बोला इफ़ वी अलाउ टू यूज सच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देन आवर पॉपुलेशन कुड बी, वी कैन से दैट बिकम स्टेबल। तो हमारी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, इसके ऊपर नहीं बढ़ेगी। बिकॉज अगर पॉपुलेशन और ग्रोथ कर जा रही है तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी आप सबको पता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होगी। अभी हमने बोला पूरा कंट्री को हम नहीं लेते, हम एग्जांपल लेंगे एक छोटे से घर का। दैट पर्टिकुलर होम कैन सस्टेन ओनली 4 पीपल्स। उस घर के अंदर 4 लोग रह सकते थे, लेकिन वहाँ पे 10 और 15 लोग हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, तो प्रॉब्लम आएगी स्पेस की। किसकी आएगी बेटा, स्पेस की आएगी। तो ये आप एक कंट्री को लेकर के भी पढ़ सकते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। नंबर 2 फीडिंग, अच्छे से उनकी फीडिंग नहीं हो पाएगी, भरण पोषण खाना नहीं मिल पाएगा उनको अच्छे से। नंबर 3 किसकी प्रॉब्लम आएगी, क्लॉथिंग, कपड़े वपड़े कहाँ से आएंगे जब पैसा नहीं होगा इतना ज़्यादा। 4th बेटा क्या प्रॉब्लम आएगी, स्पेस, फीडिंग, क्लॉथिंग। मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम आएगी। 5th अगर कोई पेंडेमिक, कोई बीमारी फैलती है तो इन्फेक्शंस बहुत जल्दी फैलेंगे। इन्फेक्शंस मीन्स जितने घने घने पास लोग रहेंगे ना उतना इन्फेक्शन जल्दी फैलेंगे। अभी देखा आपने कोरोना पैंडेमिक आया तो लोग क्या बोलते हैं, 2 गज का मीन्स 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। लेकिन जब इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। आप लोग देखते हो इस टाइम अपने मार्केट के अंदर अगर निकल जाते हैं तो कोई भी पर्सन होता है आपस में टच होकर निकलता है, क्योंकि इतना हमारे पास जगह ही नहीं बची है। स्पेस का प्रॉब्लम आता है और हमेशा स्पेस का प्रॉब्लम क्राउडेड प्लेसेस पे ही आता है। आप सड़क पे चल रहे हैं, आप गांव के अंदर खेत में टहल रहे हैं, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो क्राउडेड प्लेस होंगे जहाँ पे भीड़ रहती वहाँ तो प्रॉब्लम ये सारी आएंगी। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, प्रॉब्लम फ्यूचर में कहीं ना हो जाएं और ज़्यादा ना बढ़ जाएं, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना होगा। सो दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर कैटेगराइज इनटू 6 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने बेटा क्या किया है, इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट of them is known as natural method। बेटा क्या होते हैं, नेचुरल मेथड। आफ्टर दैट, उसके बाद में बेटा हम बात करेंगे, 1 मिनट, नेचुरल मेथड, देन बैरियर मेथड, आफ्टर दैट इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आफ्टर दैट बेटा अगला क्या हो सकता है, ओरल पिल्स हो सकती है। ओरल पिल्स कुछ ऐसी मेडिसिन होंगी जिनको ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। उसके बाद क्या हो सकते हैं, उसके बाद ओरल पिल्स के बाद बेटा क्या हो सकते हैं, कुछ हमारे इम्प्लांट्स हो सकते हैं, इम्प्लांट्स, और इंजेक्टेबल मेथड्स, इंजेक्शन के थ्रू, या कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स बोलते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में अगर ये सब भी काम ना करें देन सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को एक और नाम देते हैं स्टेरिलाइजेशन, बिकॉज ये क्या करता है, इसका रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरो नहीं बोल सकते हैं कि हाँ कि अगर किसी ने सर्जिकल मेथड से वॉसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करा लिया है तो उसका रिवर्सिबिलिटी बहुत कम ये होता है कि अगर फिर से कभी फ्यूचर में वो चाहता है कि हाँ हमको बच्चे चाहिए तो इसका रिवर्सिबिलिटी बहुत कम है, रिवर्सिबिलिटी परसेंटेज बहुत कम है। और इन सारे मेथड का जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छा है। रिवर्सिबिलिटी मतलब यही है बेटा, एनसीईआरटी में वर्ड बहुत बार यूज़ किया गया रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है कि अगर किसी ने एक यूआईडी का यूज़ किया, मीन्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, और वो फ्यूचर में चाहता है कि हाँ अब हमको बच्चे चाहिए, यहाँ अब हम एबल हैं
किसी एक बच्चे को सस्टेन करने के लिए सिंपल सी बात है IUID को उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा एंड देन बिकम रिप्रोडक्टिवली फंक्शनल। बट ऐसा सर्जिकल मेथड के केस में बहुत कम हो पाता है, दैट्स वाई दे आर नोन एज, और इसीलिए उनको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और वो इतना ज़्यादा हमारे रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबिलिटी उनकी बहुत कम होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, वेरी फर्स्ट वी पीपल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल मेथड्स। व्हाट आर द नेचुरल मेथड? बेटा नेचुरल मेथड को 3 में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट मेथड वाज पीरियडिक एब्स्टिनेंस। सेकंड बेटा जो दूसरा है दैट इज क्वाइटस इंटरप्टस, और जो थर्ड मेथड है लैक्टेशनल अमाइनोरिया। ठीक है बेटा, ये थर्ड लैक्टेशनल अमाइनोरिया, ये जैसा हमको लगता है अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट वेरी मच यूजफुल, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। दो दे आर नेचुरल देन दे हैव नो साइड इफ़ेक्ट। बेटा नेचुरल है इसलिए इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट इनका हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी इनको हम नहीं मान सकते हैं। तो बेटा क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या करते हैं हम कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है इन एनी फीमेल, व्हाट हैपेंस a particular time that is after the 10th to 17 days of ovulation, of menstruation। मेंस्ट्रुएशन से 10 से लेकर के 17 देर तक क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। 10 से लेकर 17 डेज तक एग जो होता है वो फीमेल के ओवरी से बाहर आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम पे अगर इस एग को कहीं से भी मेल गैमेट या स्पर्म आता है तो दे सिंपली फ्यूज्ड, क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं एंड आफ्टर द फ्यूजन दे फॉर्म द जाइगोट एंड दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू द न्यू बेबी, और ये जाइगोट एक नया फेटस में कन्वर्ट होगा, फिर नए बेबी में डेवलप हो जाएगा। तो बेटा क्या करना होता है, इस पीरियड में 10 to 7 डेज में लोगों को क्वाइटस से बचना चाहिए। इस टाइम पे क्वाइटस नहीं करना चाहिए, मेटिंग नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, शायद मतलब ऐसा हो सकता है, 100% ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो हाँ बहुत ज़्यादा चांस है कि प्रेगनेंसीज ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं होंगी। नेक्स्ट इज क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस का बेटा मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंटरकोर्स कर रहा है, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स व्हेन मेल इज गोइंग टू बी इजैकुलेट, जब बेटा इंटरकोर्स के टाइम मेल एजाकुलेट होने वाला होता है, अपना सीमेन वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज करने वाला होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको क्या करना चाहिए, अपना मेन जेनाइटेलिया फीमेल की वेजाइना से बाहर निकाल करके अपने सीमेन को आउटसाइड द बॉडी विड्रॉल करना चाहिए। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज विड्रॉल। इसको विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। बेटा क्या करना चाहिए, जब मेल का सीमेन डिस्चार्ज होने वाला होता है, एजाकुलेशन होने वाला होता है, उस टाइम क्या करना चाहिए, उसका अपना मेन जेनाइटेलिया फीमेल बॉडी के बाहर करके और अपने सीमेन को बाहर इजाकुलेट कर देना चाहिए। दैट्स वाई व्हाट हैपेंस, अगर मेल का गैमेट फीमेल के बॉडी के अंदर जाएगा नहीं तो बेटा क्या होगा, फ्यूजन का चांस बिल्कुल होगा नहीं, और अगर फ्यूजन का चांस नहीं होगा तो सिंपल सी बात है प्रेगनेंसी नहीं होगी। लास्ट थिंग इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। बेटा ये क्या है, इसके अंदर ऐसा बोला जाता है द ब्रेस्ट फीडिंग इज टोटली एंटागोनिस्टिक ऑन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर कोई फीमेल आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या होता है, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग वो करवाती है रेगुलरली, उस टाइम तक प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं। बट दिस मैथड इज फंक्शनल टिल द 6 month ओनली। बेटा सॉरी क्या होता है, टिल 6 month आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी 6 मंथ तक तो बेटा ये मेथड काम कर सकता है, बट हमको ऐसा नहीं लगता है, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हाँ 6 मंथ तक तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, बट आफ्टर दैट दिस बिकम नॉन फंक्शनल, और उसके बाद में बेटा क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। दो ऑल दीज आर डोंट हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट। बेटा इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिकॉज ये नेचुरल मेथड हैं, लेकिन इनका हम बोल सकते हैं इनकी इफेक्टिवनेस भी उतनी अच्छी नहीं है।
ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं हो सकता, हम मान सकते हैं दे आर नॉट एज मच एज इफेक्टिव दैन अदर मैथड्स, ये और दूसरे मेथड के इतना इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ बैरियर मेथड। बेटा जो अगली हम बात करेंगे अबाउट द बैरियर मेथड। नेक्स्ट थिंग इज बैरियर मेथड। So in barrier method we will discuss about how physically male and female gametes are interrupted for their mixing। बेटा हम फिजिकली यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न को फिजिकली कुछ चीज़ों का यूज़ करके प्रिवेंट करेंगे। हियर वी यूज स्पेशल टाइप ऑफ बैरियर्स दैट what they do, they simply prevent the fusion of male and female gamete। यहाँ पे बेटा हम कुछ बैरियर का यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को रोकते हैं। दे आर जनरली नोन एज कंडोम्स। Okay, they are generally known as condoms. What they do, they simply wear by male as well as female, and they responsible for what happens is male discharges then are their semen with the sperm is filled in this special type of लैटेक्स मेड कवरिंग्स। बेटा ये जो लैटेक्स के बने हुए कवरिंग होते हैं इनके अंदर सीमेन भर जाता है, दे सिंपली अनेबल टू बी मिक्स विद द गैमीट्स, सॉरी अनेबल टू बी मिक्स विद ओवम। और ये मेल और फीमेल दे आर मेंट फॉर मेल एंड फीमेल। बेटा ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बनाए जाते हैं, दे आर यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल। दे हैव वन एक्स्ट्रा एडवांटेज दैट, बेटा एक तो इसका ये एडवांटेज है दे आर वर्क एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड। एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड तो वर्क करते ही करते हैं, बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। क्या होता है बेटा, अगर एक पार्टनर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो दूसरे पार्टनर के पास नहीं जा पाती है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। दैट्स वाई नाउअडेज दे आर वेरी यूजफुल एंड यूज ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बिकॉज ऑफ एक तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं और दूसरा बेटा कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस नहीं है जो बोल सकते हैं कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर चले जाएंगे। सम ऑफ अदर मेथड्स आर ऑल्सो और सम ऑफ द अदर बैरियर्स ऑल्सो यूज बाय द फीमेल्स आर डायाफ्राम। बेटा क्या हो सकते हैं, डायाफ्राम हो सकते हैं, सर्वाइकल कैप्स होते हैं, एंड वॉल्ट्स। बेटा ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज आर ओनली यूज बाय द फीमेल्स। बेटा डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स ये सारे के सारे क्या करते हैं, फीमेल के वेजाइना के ऊपर एक स्पेशल टाइप की कवरिंग बना लेते हैं, जिससे क्या होता है मेल जो अपना सीमेन डिस्चार्ज करता है, दिस डिस्चार्ज सीमेन कंटेन स्पर्म्स एंड मेल गैमेट्स एंड दिस मेल गैमेट्स आर अनेबल टू बी फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। वो फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज नहीं कर पाएंगे और उससे क्या होगा, नया जाइगोट नहीं बनेगा, उससे नया बेबी डेवलपमेंट होने का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। सो दीज टू मैथड्स, वन इज नेचुरल एंड इज बैरियर, हैव नो साइड इफेक्ट। इन दो मेथड्स के बेटा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कुछ मेथड हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, बट इन दोनों मेथड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे सेफ हैं, दे आर 100% सेफ। दिस मेथड हैव 100%, ये बेटा क्या है, ये 100% इफेक्टिव है। दिस मेथड इज 100% इफेक्टिव, ये मेथड 100% इफेक्टिव है। सो पीपल्स कैन यूज दिस मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। इन मेथड को यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, बिकॉज ऑल दीज आर हैव द 100% सक्सेस रेट। इनका सक्सेस रेट लगभग 100% है, कुछ एक चांस को छोड़ करके। लेकिन क्या होगा, दे ऑल्सो हैव सम बैड इम्पैक्ट्स, इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट UIDs। बेटा अब अगली बात करेंगे हम अबाउट द UIDs, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। What are the intrauterine devices? बेटा क्या फुल फॉर्म होता है इनका, दे आर नोन एज intrauterine devices. They are a special type of contraceptive measures that are fitted, contraceptive instrument that are fitted inside the uterus of the female, जो फीमेल के यूटेरस के अंदर फिट कर दिए जाते हैं। दे आर कैटेगराइज ऑल्सो इन 3 टाइप। बेटा इनको 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज नोन एज नॉन मेडिकेटेड, कुछ ऐसे हैं जो नॉन मेडिकेटेड हैं,
एग्जाम्पल वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लिप्स लूप। बेटा किसका एग्जाम्पल लेते हैं? लिप्स लूप। जनरली नॉन मेडिकेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव यूआईडीज आर मेड अप ऑफ स्टील और पॉलीथीन। दिस लिप्स लूप इज मेड अप ऑफ पॉलीथीन। बेटा किसका बना हुआ होता है? पॉलीथीन का। एंड दिस पॉलीथीन्स आर polythene. This polythene is filled with a special type of chemical that is known as barium sulfide. क्या भरा हुआ बेटा इसके अंदर? बेरियम सल्फाइड भरा हुआ रहता है। दिस बेरियम सल्फाइड makes the internal uterine environment इंटरनल यूटेराइन एनवायरनमेंट को बेटा क्या बना देता है? स्पर्मिसाइडल बना देता है। इट कन्वर्ट इंटरनल यूटेराइन एनवायरनमेंट स्पर्मिसाइडल। स्पर्मिसाइडल का मीन्स ये है, अगर यहाँ पे कोई स्पर्म आता है तो ये उसको मार देता है। द केमिकल कन्वर्ट द इंटरनल यूटेराइन एनवायरनमेंट स्पर्मिसाइडल। अगर कोई भी इस टाइम जब लूप होगा यूटेरस के अंदर, अगर वहाँ कोई भी स्पर्म आता है, देन द केमिकल दैट आर रिलीज फ्रॉम द लिप्स लूप्स कन्वर्ट द इंटरनल यूटेराइन एनवायरनमेंट स्पर्मिसाइडल, और वो क्या करेगा? स्पर्म को मार देगा। दैट्स वाई व्हाट हैपेंस, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रिवेंटेड, सो दैट दिस मैथड इज मोर इफेक्टिव फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव। और ये भी एक बेटा कॉन्ट्रासेप्शन का एक बहुत इफेक्टिव मैथड है। नेक्स्ट थिंग इज, सेकेंड इज कॉपर रिलीजिंग और कॉपर कंटेनिंग यूआईडी। कुछ कॉपर कंटेनिंग यूआईडीज होती हैं, इनका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला बेटा कॉपर टी, सेकेंड इज कॉपर 7 एंड नेक्स्ट वन इज मल्टी लोड 375। बेटा इनका क्या काम होता है? ऑल दीज आर द ए, बी एंड सी। All these are the copper releasing UIDs and they are responsible for the, इनका बेटा वर्क क्या होता है? They are mainly responsible for the phagocytosis. बेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? Phagocytosis. They are responsible for phagocytosis means simply what happens when sperm comes or male gamete come inside the uterus, then they comes and agglutinize it. बेटा क्या कर लेते हैं? उसको agglutinize कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद में बेटा क्या कर लेते हैं? ऐसा घेरने को या कोलैप्स करने को हम क्या बोल देते हैं? phagocytosis, उसको खा लेना। फैजिक नेचर के होता है उसका, phagocytosis कर लेते हैं। How this happens? They contains copper and when this copper that is Cu++, जैसे बेटा ये कॉपर आयन रिलीज होता है यूटेराइन एनवायरनमेंट के अंदर, देन व्हाट हैपेंस, दिस कॉपर सिंपली अट्रैक्ट द मेल गैमेट और स्पर्म टुवर्ड इट एंड मेक इट नॉन मोटाइल। क्या करता है बेटा? कॉपर सिंपली मेल गैमेट को या स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के बाद उसको नॉन मोटाइल बना देता है, मीन्स उसका मोशन को ख़त्म कर देता है। स्पर्म मूव नहीं कर पाते हैं। इफ़ दिस स्पर्म आर अनेबल टू बी मूव, अगर ये मूव नहीं कर पाएंगे बेटा तो ये फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएंगे और वहाँ पे जाके गैमेट्स के साथ में मेल फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज़न नहीं कर पाएंगे। सो दैट दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। ये बेटा बहुत इफेक्टिव है। और जब तक ये कॉपर टी या कॉपर कंटेनिंग यूआईडी यूटेरस के अंदर रहते हैं तब तक ये मेल और फीमेल गैमेट्स को आपस में फ्यूज़न नहीं करने देते हैं, बिकॉज यहाँ पे कैसे होते हैं? फैगोसाइटोटिक नेचर के होते हैं, मोटेलिटी को ख़त्म कर देते हैं मेल गैमेट की। बिल्कुल वो मूव नहीं कर पाएगा, और वो मूव नहीं कर पाएगा तो बेटा क्या होगा? फ्यूज़न नहीं होगा, और फ्यूज़न नहीं होगा तो बेटा क्या नहीं होगा? नया बेबी डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज़, जो यहाँ पे थर्ड हमको पढ़ना है, थर्ड यूआईडी दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन रिलीजिंग यूआईडी। कौन सा बेटा पढ़ेंगे अब हम? हार्मोन रिलीजिंग। थर्ड, हार्मोन रिलीजिंग यूआईडी। हार्मोन रिलीजिंग यूआईडी, दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज प्रोजेस्टासर्ट and levonorgestrel 20। ओके, तो बेटा एक LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, दे बोथ कन्वर्ट इंटरनल यूटेराइन एनवायरनमेंट अनसुटेबल फॉर, क्या कर देते हैं? कन्वर्ट
internal uterine environment unsuitable फॉर इम्प्लांटेशन। बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न तो हो जा रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न तो हो जाएगा, बट फ्यूज़न होने के बाद में बेटा ये क्या करेंगे, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। एंड इफ़ इम्प्लांटेशन इज़ नॉट अकर्स, तो बेटा ये जो जाइगोट डेवलप हुआ है, ये जाइगोट डेवलप हुआ है, अगर ये इम्प्लांट नहीं हो पाएगा तो इसका फेट, इसका फ्यूचर क्या होगा। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, इट सिंपली रिमूव आउट फ्रॉम द वेजाइना। ये बेटा बॉडी से, फीमेल की बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दे सिंपली कन्वर्ट द इंटरनल यूटेराइन मेम्ब्रेन अनसुइटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। जो LNG-20 और प्रोजेस्टासाइट हैं, दोनों का क्या मेन फंक्शन है, दोनों का मेन फंक्शन ये है कि बेटा ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, गैमेट्स का फ्यूज़न तो होने देंगे, फ्यूज़ होगा गैमेट, लेकिन ये क्या नहीं होने देंगे, सिंपल सी बात है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। मीन्स दे सिंपली, वी हैव discussed here all the UIDs simply what have to do, interfere with the internal uterine environment। सारे के सारे UID का बेटा मेन फंक्शन क्या था, इंटरनल यूटेराइन इन्वायरमेंट के साथ में इंटरफेयर कर रहे थे। So they also have some special type of the side effect, and we will discuss all the side effect after when we complete all the कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बेटा जब सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बारे में हम इनके साइड इफेक्ट भी पढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास बेटा बहुत लंबी हो रही, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड वी डिस्कस अबाउट ओरल इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड इन अवर नेक्स्ट वीडियो अलॉन्ग विद द देयर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जो इनसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो इनका इल इफेक्ट होगा, उसके साथ में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, thank you dear students for watching my video।